नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द इंडियन फिलॉसफी यानी भारत दर्शन में। हम यहाँ भारत और भारतीय से संबंधित हर एक विषयों पर बातें और चर्चा करते हैं। शराब घोटाले में दिल्ली सरकार का जेल में भीड़ बढ़ता चला जा रहा है। हर दिन नए नाम उजागर होता है और वो प्रत्यारोप का माहौल हर दिन सुबह से शाम तक टेलीविजन या मोबाइल की स्क्रीन पर सजा रहता है। वही हाल लगभग कई न्यायालयों में भी देखने को मिलता है। आरोपी की पकड़ धकड़ के लिए कई राष्ट्रीय जांच एजेंसी एड़ी चोटी एक कर रहे हैं। मुद्दा इतना बड़ा और संगीन बना दिया गया है कि अमेरिका और यूनाइटेड नेशंस के साथ साथ जर्मनी तक की भी आंखें भारत की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर निगरानी देना शुरू कर दी है। भारत के आंतरिक मसलों को वैश्विक पटल पर लाना वास्तव में इन देशों और संस्थानों के दोहरे चरित्र को दिखलाता है। आज का हमारा वीडियो इसी विषय पर आधारित है और इस प्रोग्राम के लिए हमने आमंत्रित किया है मिस्टर विकास, जिनका संबंध मुंबई से है। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले विकास जी, इनके पास उन सभी चीज़ों से संबंधित पूर्ण जानकारी है जिससे हम अपने आप को लाभान्वित कर सकते हैं। स्वागत है विकास जी आपका हमारे चैनल द इंडियन फिलॉसफी में। दिल्ली सरकार के आलाकमान तथा समस्त बड़े चेहरे आज तिहाड़ जेल के अंदर बंद हैं। मीडिया के लिए आप हर जगह देख सकते हैं कि यह तथाकथित जो शराब घोटाला है वही देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। और इन सारे आम आदमी पार्टी के नेताओं की जेल यात्रा इतनी आसान भी नहीं रही थी। अलग अलग एजेंसियों को काफी मशक्कत करना पड़ा और काफी कानूनी दाव पेंच के बाद आज आम आदमी पार्टी के सरगना संयोजक अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर हैं। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल के अंदर हैं, परंतु उनकी चाल तिक्रम आज भी दिल्ली के हाई कोर्ट तथा अन्य डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी चल ही रहा है। तो इस पूरे प्रक्रम में हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि आजकल ये तमाम दिल्ली आबकारी नीति है वो इतना अधिक न्यूज में है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? जो सरकारी एजेंसी जैसे ईडी का इस समय जो कार्रवाई हो रहा है, समन देकर उनको बुलाना और फिर बाद में अरेस्ट करना, करंट अपडेट है इस समय। पर हमें लगता है कि हमें दिल्ली लिकर पॉलिसी को समझने के लिए उसका पहले हिस्ट्री समझना पड़ेगा, क्यों आया, क्यों उसकी जरूरत हुई दिल्ली सरकार को, और इसके पीछे स्कैम क्या है या क्या हो सकता है। अभी तक जो भी, क्योंकि कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया नहीं है, तो अभी हम इसको सिर्फ एक सस्पेक्ट मान के इस पे बात करेंगे। तो अभी एक स्टेट गवर्नमेंट पैसे कैसे कमाती है, तो उसके पास जो स्टेट लिस्ट में दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 7th शेड्यूल के अंदर, तो यहाँ पे बहुत सारे रेवेन्यू के सोर्सेज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास बहुत ही कम बचती है। अब जैसे जीएसटी आने के बाद और भी ये काम हो गया है, पर अल्कोहल एक ऐसा चीज है जिसपे स्टेट गवर्नमेंट अपना वैट लगाती है। वैट का अगर हम देखेंगे कि पूरे ऑल ओवर इंडिया अल्कोहल पर है, अगर जो अल्कोहल गोवा में 100 रुपए में बिका है, वो ही अल्कोहल कर्नाटक में 523 रुपए में बिकता है। तो ये समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा उस पर टैक्स लगाकर कर्नाटक गवर्नमेंट बेचती है, और यही दिल्ली गवर्नमेंट भी करती है। दिल्ली गवर्नमेंट का जो 19.7% ऑफ द रेवेन्यू है वो अल्कोहल से ही जनरेट होता है। तो अल्कोहल इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है रेवेन्यू पर्सपेक्टिव के हिसाब से। बाकी अगर सोच देखें कि गवर्नमेंट जिससे अपना रेवेन्यू ला सके, जैसे पेट्रोल पे बढ़ा सकते हैं, पर पेट्रोल इस सब पे बढ़ाएंगे इन्फ्लेशन का डर रहेगा, और इन्फ्लेशन होगा तो चुनावी मुद्दा बन जाएगा। दिल्ली गवर्नमेंट का हुआ था जब प्याज बहुत ज्यादा बढ़ गया था 1999 में। तो इसकी वजह से सरकारें डरती हैं, वो पेट्रोल और डीजल पे नहीं बढ़ाती हैं ज्यादा, पर अल्कोहल उनके पास ऐसा चीज है जो कितना भी आदमी मरते रहेगा पर वो पिएगा, कितना भी पैसा देकर। अब हम आ जाते हैं इस सवाल पे कि दिल्ली में ऐसा क्या हो रहा था कि केजरीवाल गवर्नमेंट ने सोचा कि हमें नया नीति लाना चाहिए। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया 3 चीजें वहां प्रॉब्लम हो रही थी। पहला प्रॉब्लम ये था कि जो कस्टमर का एक्सपीरियंस बहुत बहुत पुअर होता था, क्योंकि जो दिल्ली गवर्नमेंट का 60% गवर्नमेंट खुद ही रन कर रही थी। और आप समझ सकते हैं कि जब कोई गवर्नमेंट रन करती है तो उनको कोई इंसेंटिव नहीं होता, वो एक वेलफेयर मेजर के हिसाब से करते हैं, तो उसमें बेनिफिशियरी समझते हैं। जब आप वोडाफोन के शोरूम में जाओगे या फिर क्या कहते हैं किसी मॉल में जाओगे, तो आपको वहाँ पे कस्टमर एक्सपीरियंस मिलता है, पर ये अल्कोहल शॉप में नहीं मिल रहा था। तो इसकी वजह से इनकी रेवेन्यू कम हो रही थी गवर्नमेंट की, क्योंकि लोग या तो नोएडा चले जाते थे या इस तरफ गुरुग्राम चले जाते थे। अब दूसरा इशू है कि सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए नहीं, उसमें और भी चीजें हैं, पर हाँ, पुअर कस्टमर एक्सपीरियंस आम इशू है। शराब पीने के लिए एक एक्सपीरियंस, कस्टमर एक्सपीरियंस एक्स। अच्छा। दूसरा पॉइंट है कि इनकी जो दिल्ली गवर्नमेंट की रेवेन्यू है वो लूज कर रहे थे नोएडा और गुरुग्राम को।
इसका रीज़न एक था कि गुरुग्राम में और नोएडा में जो एक एज है पीने के लिए अलाउ किया गया है, 21 साल है। पर दिल्ली गवर्नमेंट में वो 25 इयर्स था। तो ये जो इनको प्रूफ देना पड़ता है जब भी खरीदना है, तो 25 साल के नीचे वालों को दे नहीं रहे थे। तो ये जो इनका रेवेन्यू लॉस हो रहा था, इसकी वजह से काफ़ी लोग दोनों तरफ चले जाते थे, या तो नोएडा चले जाते थे या गुरुग्राम। तीसरा ये था कि इनके यहाँ पे करप्शन बहुत होता था, क्योंकि कहते हैं नेबरिंग स्टेट है, वहाँ से जो दारू आती थी, अल्कोहल आती थी, वो कम दाम में मिलती थी। तो जो रिटेलर्स थे या होलसेलर थे, वो ब्लैक मार्केट करके, करप्शन करके स्मगल करते थे। तो इस हिसाब से गवर्नमेंट को लॉस होता था। तो केजरीवाल गवर्नमेंट ने ये समझा कि अगर इसको चेंज किया जाए पॉलिसी को, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ेगा, कस्टमर एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, जो आएगा वो एजुकेशन में खर्च होगा, हेल्थ सेक्टर पे खर्च होगा। हाँ, पर ये कॉन्ट्रडिक्टरी बात है कि हम अल्कोहल पिलाकर एजुकेशन और हेल्थ में खर्चा कर रहे हैं। दोनों दोनों का तो आप चीफ मनीष सिसोदिया ही थे ना, तो कर सकते हाँ। हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? इधर का पैसा नहीं, उधर लगा। वो तो है, पर ये एक अपने आप में कॉन्ट्रडिक्टरी बात है कॉन्ट्रडिक्टरी कि बात है, राइट। अल्कोहल शराब पिलाओ और उससे जो पैसा जनरेट होगा वो हम एजुकेशन पे खर्च करेंगे। तो ये अपने आप में, क्योंकि आप अगर आप एजुकेशन दे रहे हो तो आप तो बोलोगे कि अल्कोहल मत पियो। पर हाँ, जो हाँ, लेकिन एक बात और भी है कि दिल्ली सरकार के पास पैसे कमाने का दूसरा कोई माध्यम भी तो नहीं है ना, हाँ, तो कमाने का सोर्स ही अब यही है। अब गवर्नमेंट ने ये सोचा कि अब हम इससे पहले जो पॉलिसी थी या फिर कोई भी पॉलिसी है अल्कोहल के लिए, वो 3 वे में पैसा कमाते थे। एक तो होता था लाइसेंस फी दे बेचकर। अगर जैसे आपको दुकान कहते हैं दारू बेचना है, तो आपको रिटेल शॉप लेना होगा, और रिटेल शॉप लेने के लिए गवर्नमेंट एक लाइसेंस फी आपसे वसूल करती थी। वसूल नहीं बोलते, लेते कहते हैं हाँ, लाइसेंस फी एक लेते थे, लेटिंग फी। हुँ, दूसरा था एक्साइज ड्यूटी ऑन मैन्युफैक्चरिंग। तो हुँ, कहते हैं अल्कोहल के में से 3 स्टेजेस है, एक मैन्युफैक्चरर है, एक होलसेलर है और एक रिटेलर है। एक्साइज ड्यूटी लगती है, वो मैन्युफैक्चरिंग पे लग जाती है, तो एक वहां से गवर्नमेंट कमा लेती है। तीसरा है वैट बाय कस्टमर, जो आम कस्टमर्स है उनके ऊपर वैट लगाकर। तो इन 3 वे में गवर्नमेंट कमा सकती थी। अब इन्होंने जो पॉलिसी लाया गया था, उसका ऑब्जेक्टिव क्या-क्या था? ऑब्जेक्टिव और उसका जो कंडीशंस रखा गया था, वो आपको मैं बताता हूँ। हुँ, कि इन्होंने कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा करने के लिए इन्होंने कंडीशंस रखा कि कोई भी रिटेल शॉप होगी, वो 500 स्क्वायर फीट से कम नहीं होगी। मतलब एक अच्छा खासा ज़मीन आपको जगह लेना पड़ेगा, शॉप लेना पड़ेगा। दूसरा, वहाँ पे एसी कंडीशन वहाँ होना चाहिए, एयर कंडीशन ये सब लगाओ, लाइटिंग अच्छा होना चाहिए। मतलब वहाँ पे ये इसका कहना ये था कि आप कस्टमर को एक अच्छा फ़ील दो, वो कि आपके पास वो दारू पीने आ रहा है। ये एक चिल इन्होंने ऐसा चिल्ड। कंडीशन रखा था। हाँ, चिल वाला। इन्होंने और ये सोचा था कि हम 5 ऐसे प्रीमियम शॉप खोलेंगे पूरे दिल्ली में, जिसका एरिया साइज़ होगा 2500 स्क्वायर फीट, और ये इन्होंने आइडिया लिया हैदराबाद और पुणे से। हैदराबाद और पुणे में ऐसे शॉप्स हैं जो लगभग जहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हो बियर, जैसे पेंटिंग्स, अल्ट्रा हाई रिच वाले कस्टमर्स हैं, वहाँ जाके अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अब ये 2 चीज़ उन्होंने कस्टमर एक्सपीरियंस। तीसरा इन्होंने क्या है कि इन्होंने एज रिड्यूस कर दिया। जो पहले 25 साल थे उसको 21 ला दिया, बाकी कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट में। चौथा इन्होंने क्या, इन्होंने ड्राई डे जो होती है, पहले 25 होती थी, उसको लाके 3 कर दिया। तो इससे भी गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ सकती है। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो शॉप्स जो पहले 11 बजे तक ही अलाउड थी, उसको 3 बजे तक कुछ-कुछ जगह पे चालू कर दिया। तो इससे भी क्या कहते हैं, रेवेन्यू बढ़ सकती है। इन्होंने एक स्टेप आगे गए, होम डिलीवरी भी इन्होंने चालू कर दिया, कुछ-कुछ जगह पर, कि आप ऑर्डर करो और बियर आपके घर पे पहुँचेगा। सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया शॉप्स के आगे, मतलब कंडीशंस रखा था कि ये होना चाहिए। अब एक स्टेप इन्होंने और आगे गए, 25% तक डिस्काउंट देना चालू कर दिया, डिस्काउंट अलाउ कर दिया। अब जो तीसरा इश्यू था, जो करप्शन और स्मगलिंग वाला, उसके लिए इन्होंने एक ऐप लाया, उसका नाम था चेको ऐप। इन्होंने आईआईटी कानपुर से कहते हैं बनवाकर, उस ऐप्स के थ्रू इन्होंने हर बॉटल पे जो दिल्ली में मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, उस पे एक बारकोड लगवा दिया। उस बारकोड से चेक करते थे कि ये बॉटल दिल्ली में बना है कि नहीं। अगर वो नहीं बना है तो शॉप को फाइन लगता है, या होलसेलर को फाइन लगता है। तो इस हिसाब से इन्होंने स्मगलिंग को भी इससे रोकने की कोशिश किया था। अब आप सोचोगे कि ये पॉलिसी तो अच्छी है पेपर पे, हाँ, बिल पर बिल प्रॉब्लम हुआ हाँ, बिल्कुल, मेरा प्रश्न यही था कि इतनी सारी व्यवस्था की गई थी विजिलेंस के लिए, रेवेन्यू के लिए भी सारी लीगल तरीके का इस्तेमाल किया गया था। यहाँ तक कि सारी सर्विसेज़ को सीएक्स के लिए भी अच्छा इंतज़ाम किया था और डिलीवरी भी हुँ। घर तक हो रहा था। परंतु हाँ, अब हुँ, इसमें अच्छी-अच्छी बातें हुई क्या?
जो दिल्ली गवर्नमेंट ने दिखाया कि इन्होंने जो ज़ोन फीस रखा था, मिनिमम रेट रखा था 221 करोड़, पर इनके पास जो हाईएस्ट बिडिंग का आया था, इन्होंने ऑक्शन किया था सारा 32 ज़ोन में। तो 30 ज़ोन नंबर 31 जो साउथ दिल्ली में आता है, उसका 315 करोड़ का ऑक्शन ऑप्शन में प्राइस। गया था। हाँ, हाँ, तो मतलब ऑन एन एवरेज 265 करोड़ के आसपास का हर ज़ोन का एवरेज रेवेन्यू कलेक्शन। तो इनको लगा कि नए पॉलिसी आने से पहले पिछले 3 साल का एवरेज जो रेवेन्यू था दिल्ली गवर्नमेंट का 5,600 करोड़ था। पर इनको लगा कि ऐसे करेंगे तो हमारे पास 10,000 करोड़ आ जाएँगे साल का। तो ये इनको अच्छा लगा, पर यहीं एक पूरे पॉलिसी में यहीं एक कैच था कि इन्होंने बहुत सारी लूपहोल्स रखा, बहुत सारी क्या कहते हैं किकबैक्स था, जो एलेज है अभी तक, और अच्छा, क्या कहते हैं कमाने का कुछ ना कुछ। हाँ, अपने कमाने का, हाँ। बहुत सारा जो जैसे पहला प्रॉब्लम था कि सिटीज़न कंप्लेन करने लगे। अब पहले पॉलिसी में था कि 640 शॉप्स थी पूरे दिल्ली भर में। अभी इन्होंने क्या किया, इन्होंने 849 प्रपोज़ शॉप का प्रपोज़ल रखा था। उससे होती क्या, अभी 200 करीबन शॉप नए बनते, वो कहाँ जाएँगे? वो तो दिल्ली में ही बनेंगे, वो कहीं और तो आसमान में तो जाएँगे नहीं। हर तो गली, हर उससे मोहल्ले में। हुआ हाँ, उससे हुआ कि शॉप्स जो थी एजुकेशन स्कूल्स के पास में, कॉलेजेस के पास में खुलना चालू हो गई। तो सिटीज़न ने कंप्लेन किया और इसके चक्कर में 134 लीगल केस दिल्ली गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हुआ इस दौरान, ओके। कि आपकी पॉलिसी बच्चों को खराब कर देगी। फिर इन्होंने जो स्ट्रिंजेंट कंडीशंस रखा था 500 स्क्वायर फीट का, वो जो रिटेलर्स थे, जो बड़े-बड़े बड़े-बड़े प्लेयर्स तो अफोर्ड कर सकते हैं, पर जो रिटेलर्स है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वहाँ पे कंडीशंस था, और दूसरा था कि जो रेज़िडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, तो वो भी मना कर रहे थे कि हमारे आस-पास लिकर शॉप नहीं होना चाहिए। तीसरा ये था कि जो ये पॉलिसी थी, वो फ़ेवर कर रही थी बिग बिज़नेस, जैसे मैंने आपको बताया। बिग बिज़नेस को कैसे फ़ेवर कर रही थी? इन्होंने जो नॉन रिफंडेबल फीस था, उसको 10 लाख रुपए रखा था। जो इन्होंने अर्नेस्ट मनी डिपॉज़िट, ईएमडी जिसको बोलते हैं, उसको 30 करोड़ रखा था, जबकि पुराने पॉलिसी में 8 लाख था। तो ये सीधा-सीधा दिखाता है कि ये सिर्फ़ जो बड़े उद्योगपति हैं, उनको ही फ़ायदा पहुँचाता है ये पॉलिसी। फिर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने प्री पेइंग टैक्सेस भी लगा के रखा था कि आपको बेचने से पहले आपको टैक्स देना है। तो ये कौन कर सकता है? जिसके पास मोटी पॉकेट हो, वही दे सकता है, आम रिटेलर्स तो नहीं दे सकते। फिर चालू हो गया था एक प्राइस वॉर दिल्ली और गुरुग्राम में। जैसे मैंने आपको बताया कि डिस्काउंट इन्होंने चालू कर दिया था। हुँ, हुँ। अब हरियाणा गवर्नमेंट में एक कंडीशन है कि आप मार्केटिंग नहीं कर सकते हो अपने अल्कोहल का, क्योंकि अल्कोहल एक सिन गुड में आता है। इसको आप प्रचार करोगे तो ये अच्छी बात नहीं है। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने इस पे मार्केटिंग अलाउ नहीं किया था, पर डिस्काउंट दे सकते थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोर्डिंग लगा दिया, 40% लेके जाओ, हाँ, हाँ, ये होर्डिंग्स 1 होर्डिंग्स पे लगे 1 हुए थे लेके हर जाओ। जगह। हाँ, तो इन्होंने मार्केटिंग में भी अलाउ कर दिया। तो ये मार्केटिंग कौन कर सकता है? जिनके पास अच्छा खासा पैसा वही कर सकते हैं। तो ये जो पॉलिसी थी बड़े बिज़नेसमैन को ही फ़ेवर करती थी। और अब इसमें एक और प्रॉब्लम हुआ, जैसे मैंने बताया ये सब जो प्रॉब्लम हो रही थी, तो पॉलिसी आई थी नवंबर 2021 में, और इसको इन्होंने वापस जुलाई 2022 में ले लिया था। और उसमें हुआ क्या था कि जो फर्स्ट क्वार्टर था, उसमें लगभग 37% लॉस गवर्नमेंट को फेस करना पड़ा था। तो ये एक लॉस था। दूसरा था कि जो 32 ज़ोन थी, उसमें से 9 ज़ोन रिटेलर्स ने अपनी बिड किया था, उसको सरेंडर कर दिया था कि हम नहीं झेल पाएँगे ऐसा लॉस। तो 9 ज़ोन में तो पूरा ही खाली हो गया था। ये केजरीवाल गवर्नमेंट ने इसका आंसर नहीं दिया कि क्यों खाली हुआ था। इन्होंने एलिज किया कि जो 849 प्रपोज़ शॉप खुलने थे, उसमें एलजी ने सैंक्शंस नहीं दिया। बिडर जिसने ऑक्शन में पार्टिसिपेट किया था, उसके बाद उन्होंने हाँ, सरेंडर अगले 6-7 महीने में कर दिया। कर दिया, और क्योंकि इसका हम नहीं इसको प्रॉफिट नहीं कर और पाएँगे, इसका जवाब क्योंकि आम प्राइस आदमी वॉर पार्टी। भी हो रही थी। हाँ, हाँ, और प्राइस प्राइस वॉर हो रही थी इस दौरान। इन्होंने 12% मार्जिन रख दिया था, जबकि पहले 5% था। तो जो 7% एडिशनल है ना, वो एज़ अ किकबैक गया है, जो 100 करोड़ का एलिगेशन है उसी में। हुँ, हुँ। अब इस दौरान एलजी साहब ने चीफ सेक्रेटरी को इसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोला, और चीफ सेक्रेटरी ने कुछ-कुछ ऑब्जर्वेशंस रिपोर्ट जो सबमिट किया, उसका ऑब्जर्वेशन मैं आपको बताता हूँ। केजरीवाल गवर्नमेंट ने जो इम्पोर्ट पास फी होती है, बियर और इन सब पे लगती है, उसमें ₹50 लगता था, वो इन्होंने रिमूव कर दिया। अर्नेस्ट मनी डिपॉज़िट था, एक कोई बिडर था, उसका वो 30 करोड़ का उसका अर्नेस्ट मनी था। वहाँ पे एयरपोर्ट पे ये बात है, एयरपोर्ट पे उनको एनओसी नहीं मिला। तो हुँ, हुँ। इन्होंने क्या किया कि उसका अर्नेस्ट मनी डिपॉज़िट वापस कर दिया, जबकि ये इनकी गलती है नहीं।
तीसरा है कि जो लाइसेंस फी था वो भी इन्होंने वेव कर दिया। कारण इन्होंने एक कार्टेल इनके कारण इन्होंने हेल्प इन्होंने रिटेलर में फॉर्मेशन में डिस्ट्रीब्यूटर इन्होंने हेल्प किया। डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर और में पहले डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर। पहले इन्होंने ये तीनों में अलग-अलग कंपनियां रिटेलर रहेंगी। ये तीनों में इसका अलग एक अलग एग्जांपल कंपनियां रहा है रहेंगी। यूपी क्योंकि में इसका एक उसने एग्जांपल तीनों रहा चीज है में अपना चेन बना दिया यूपी था। में उसने तीनों चीज दिल्ली में अपना गवर्नमेंट चेन को ये बना था दिया कि था। हम इसको पर गवर्नमेंट दिल्ली तीनों गवर्नमेंट को ये था कि हम इसको कंपनीज को बेचेंगे जिससे तीनों को कार्टेल्स अलग-अलग कार्टेलाइजेशन बेचेंगे नहीं हो जिससे सकता है। अगर हम कार्टेलाइजेशन नहीं हो देखेंगे सकता है। एक साउथ पर ग्रुप करके एक अगर आप हम सुने देखेंगे होंगे कि एक साउथ साउथ ग्रुप करके एक आप आपको सुने होंगे कि कार्टेलाइजेशन किया था। तो साउथ ग्रुप को है क्या? कार्टेलाइजेशन किया था। तो साउथ ग्रुप है क्या? साउथ ग्रुप एक्चुअली एक के कविता करके केसीआर के केसीआर की हाँ, ठीक है। उनकी डॉटर है, उनके अंडर उनके साथ-गाँठ में करीबन कुछ बिज़नेसमैन हैं, तो उन्हीं को ये ईडी ने साउथ ग्रुप का नाम दिया था। तो उस ग्रुप को ये फेवर करने के लिए साउथ ग्रुप नाम ईडी ने दिया या फिर साउथ ग्रुप कोई कंपनी का नाम? नहीं, ये ईडी ने नाम दिया है। अच्छा, ईडी की साउथ से संबंधित ये हैं इसीलिए हाँ, ये ये पूरे साउथ से नीचे इस पूरे माफिया का सब नाम सदर्न का स्टेट नाम। से आई है तो वहाँ से। क्योंकि यहाँ इसमें अगर आप नाम हम देखेंगे तो सारे मंगुता रेड्डी करके हैं, फिर ममता पी रेड्डी, शरद शरद रेड्डी। चंद्र रेड्डी है, फिर के कविता है। तो ये जो सारे हैं वो सब सदर्न स्टेट से ही हैदराबाद और ये सब से आए हैं। तो ईडी ने उनको साउथ ग्रुप का नाम दिया था। और एक ऑब्जर्वेशन ये भी था कि लगभग 140 करोड़ 144 करोड़ के आसपास का इन्होंने वापस कर दिया था, फी वेव कर दिया था। एयरपोर्ट इन्होंने जो एलजी चीफ सेक्रेटरी ने बताया था कि 144 करोड़ का वेवर दे दिया था लाइसेंस फी पे। ये कमियां थी इस प्रपोजल में। और इसके बाद ये प्रपोजल को 31 जुलाई 2022 में इसको वापस ले लिया था गवर्नमेंट ने कि अब हम पुरानी नीति पे जाते हैं। तो ईडी इन्वॉल्व हुआ क्योंकि एलजी ने सीबीआई को इसका इन्वेस्टिगेट करने की इन्वॉल्व किया। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया समेत 14 लोग को और अरेस्ट किया। उसके बाद ईडी को आना पड़ा। ईडी इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे मनी ट्रेल का जो नेक्सस है, यहाँ पे ये था कि जो पैसा आया है, सीबीआई को पता चला कि 100 करोड़ का किकबैक आया है। अब उसका मनी ट्रेल को इन्वेस्टिगेट करना ये ईडी का जिम्मेदारी था। तो इसलिए ईडी इन्वॉल्व होगा। और पीएमएलए ऐसा कानून है जिसमें आपको जो इनोसेंट अंटिल गिल्टी वाले में यहाँ ये नहीं चलता। यहाँ चलता है कि आप गिल्टी हो अंटिल यू आर प्रूवन इनोसेंट। तो इसीलिए ये लोग को बेल नहीं मिल रहा है। इसीलिए पिछले मनीष सिसोदिया अब तक जेल में है। केजरीवाल भी अरेस्ट हो गए और केजरीवाल भी अगर पीएमएलए में चार्जशीट फाइल हुआ, पीएमएलए में जाएंगे तो उनको भी बेल मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो सबसे बड़े कट्टर ईमानदार वाले जो पार्टी है नए आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में हुए, अब तो मतलब पूरी दुनिया, क्योंकि कल परसों हाईकोर्ट की तरफ से जजमेंट भी आ गया था और उसमें जहां तक गिरफ्तारी की बात हुई थी तो केजरीवाल की तरफ से जो सिंघवी हैं उन्होंने बोला था कि ये पूरी गिरफ्तारी ही गलत है और इसका उपयोग किया गया है राजनीतिक फायदे के लिए, लोकसभा इलेक्शन के लिए, और हाईकोर्ट ने इसको सरे से नकार दिया। करेक्ट। तो अब आपको क्या लगता है, क्योंकि उन्होंने इस चीज को संज्ञान देने के लिए हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी डाल दिया, अब आपको क्या लगता है कि इस इलेक्शन में, जब तक ये लोकसभा इलेक्शन है तब तक आम आदमी पार्टी के लिए क्या कोई राहत वाली खबर आ सकती है आने वाले समय में? बेल तो मिलना बहुत मुश्किल है। अगर इनको अपने आप को गिल्टी प्रूफ करना पड़ेगा तो इनको खुद ही करना पड़ेगा कि आप क्योंकि जैसे अभी ईडी ने जो 100 करोड़ का और जो व्हाट्सएप चैट दिखाया, ईडी ने भी एक अभी तक जैसे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने ही पूछा है कि मनी ट्रेल का आप मुझे प्रूफ दिखाइए। तो अभी तक ईडी ने वो प्रूफ सबमिट नहीं किया है। पर ईडी का कहना है कि हमारे पास जो गवाह है, हमारे पास जो अप्रूवर्स हैं, वो उनका कहना है कि इसमें जो मास्टरमाइंड थे इस पूरे पॉलिसी के वो केजरीवाल ही है और केजरीवाल और उनके पार्टी मेंबर्स। पार्टी के हेड हैं, संयोजक हैं, तो फिर जिनकी और मुझे जब पहली बार मुझे लगा था कि आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री होते हुए भी कोई विभाग अपने पास नहीं रखे हैं, और दूसरे नंबर की सिसोदिया उनके पास 18 विभाग थी, 3 में से 18 इनके पास थी। हाँ, और जबकि दिल्ली गवर्नमेंट में सीएम सहित 7 मिनिस्टर्स बन सकते, 7 ही मिनिस्टर बन सकते। तो केजरीवाल के बाद सबसे बड़े लीडर हो गए मनीष सिसोदिया। तो केजरीवाल को ये पता था कि आगे जो इस तरह की चीजें होगी, क्योंकि सिग्नेचर तो उनकी होगी जरूरी नहीं है, और आज तक उन्हें समझ में ये आ रही थी कि शायद जिस डॉक्यूमेंट पर हमारा सिग्नेचर होगा लीगली हम उस पर सिग्नेचर करने लायक है नहीं, तो हम तो हमेशा बचते ही रहेंगे। और पिछले साल भी हमने देखा मनीष सिसोदिया जब पकड़ाए थे, जेल गए थे, उसके बाद भी बिल्कुल शांत हमें केजरीवाल दिख रहे थे, और शायद उन्हें भी पता होगा अभी पिछले 1 महीना तक कि शायद वो तो कभी जेल के अंदर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि संवैधानिक उनके पास एक पोस्ट है। लेकिन हाईकोर्ट ने यह भी कह दिया है कि आप और कॉमन मैन
दोनों में कोई हम्म। अंतर नहीं है, क्योंकि नियम और कानून जो होता है दोनों के लिए सेम ही है। और हाँ। जहां तक मुझे पता है कि हाई कोर्ट ने उन्हें अच्छा खासा फटकारा भी, उन्हें भी और सिंघवी को भी इस पर। एक लिली थॉमस केस था, उसमें जजमेंट आया था कि कोई भी सिटिंग एमपी एमएलए अगर 2 साल से ज्यादा कन्विक्ट होता है तो उसको 6 साल तक बैन होती है, वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता, और जो भी उसका टर्म है प्रेजेंट का वो पूरा करना पड़ेगा, और उसके बाद 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता। अभी इस केस में क्योंकि कन्विक्ट हुआ ही नहीं है, इनके पॉलिटिकल कैरियर पे तो कुछ बोला नहीं जा सकता, पर हाँ ये है कि अभी फिलहाल तो दाग उनके ऊपर लग चुका है, लग चुका है, उनके ठीक है, लेकिन खिलाफ। संवैधानिक पोस्ट इनके पास तो है ही ना, सीएम दिल्ली के अभी भी हैं वो, तो उन्हें कुछ ना कुछ हाँ। तो मिलना चाहिए था, जहां तक मुझे लग रहा है। लेकिन शायद वो दो अलग अलग केस होते हैं, क्रिमिनल केस होते हैं और एक सिविल। नहीं, वो सिर्फ गवर्नर को होती है, गवर्नर अच्छा। होती है, और जो एमपी को भी फैसिलिटी है कि जो सिविल केसेस है उसमें 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक कोई अरेस्ट नहीं हो सकता, पर क्रिमिनल केसेस में ऐसा नहीं है। अच्छा, क्रिमिनल केस में आपको अरेस्ट कर सकते सिर्फ हैं। प्रेसिडेंट और और राज्यपाल को इससे मुक्त हाँ, किया उन जाता एमपी और एमएलए को सिविल केसेस में अरेस्ट नहीं किया जा सकता, पर क्रिमिनल केसेस में कर सकते हैं। और ये क्योंकि क्रिमिनल केसेस है, ट्रेंड सेट कर दिया कि एक सिटिंग सीएम जो पहले होता था, जैसे लालू यादव ने जेल जाने से पहले रेजिग्नेशन कर दिया था, यहाँ पे हेमंत सोरेन ने भी रिजाइन कर दिया था, पर इन्होंने इस केस में नहीं किया है। ये एक अभी है। एक नया ट्रेंड सेट करेगा आगे आने हाँ वाले के ट्रेंड लिए। सेट कर दिया है कि आप रेजिग्नेशन मत दीजिए, कोई क्या करता है देख लेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री को ईडी ने गिरफ्तार किया था, उस समय हाँ। इतना शोर तो नहीं मचा था। और जहां तक हाँ। आम आदमी पार्टी और विपक्ष इंडिया अलायंस के लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन का टाइम है, जबकि हम्म। पिछले 1 साल से इनके पास लगभग समन्स तो आ ही रही थी लगातार। और हम्म। और ये सिर्फ इसको टाल रहे थे, इनको लग रहा था कि मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते, मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, पर ये भूल गए हैं कि इंडिया में सिटीजन एक एक लॉ के अंडर देखे जाते हैं। इसीलिए आप देखे होंगे कि जो कोर्ट में जो तराजू लिए न्याय की देवी है, वो आंख में पट्टी बांधी रहती है, इसलिए कि वो कोई किसी में भेदभाव नहीं करेंगी। हाँ, मतलब एक ये इससे ये भी है कि जुडिशियरी के लिए भी एक माइलस्टोन साबित हो गया। लोगों को लगता था कि ये आँख पे पट्टी लगाई हुई है, बट फिर भी बड़े लोग जो होते हैं वो बच के निकल जाते हैं। और आज हाँ। पूरा देश नहीं, पूरा दुनिया देख रहा है कि नहीं, कोई भी नहीं बच सकता है, हाँ। यदि कोई नहीं बच जुडिशियरी सकता, ने सही चाह बात। लिया तो। हम्म। चाहे आप मुख्यमंत्री हो या चाहे कुछ भी हो, एक कॉमन मैन। आप फँसोगे तो फँसोगे, हाँ, गलत काम करोगे तो आप फंसोगे। फँसोगे। भारत में जितने भी चीज़ हैं, जितनी भी वस्तुएँ होते हैं, इम्पोर्ट या एक्साइज़ ड्यूटी या जो भी लगना होता है, सबको जीएसटी के अंदर शामिल कर दिया गया। और अभी कुछ समय पहले भी, पिछले सप्ताह की बात है, सुप्रीम कोर्ट में भी अल्कोहल के लिए एक बहस चल रहा था। तो हम्म। क्या आपको नहीं लगता है कि जीएसटी के अंदर ही अल्कोहल, हम्म। ड्रिंकिंग अल्कोहल और पेट्रोल को भी लाया जाए? हम्म। साथ ही साथ हाँ। जो फाइनेंस कमीशन का आता है सजेशंस, हम्म। सजेशन नहीं रिकमेंडेशन, जिसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा करना ही होता है, ठीक है? हम्म। क्योंकि उसे बनाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट? फाइनेंस कमीशन को। हम्म। तो फाइनेंस कमीशन कुछ ना कुछ नए फॉर्मूला को लेकर आए। अल्कोहल को भी हम्म। जीएसटी में शामिल करें, क्योंकि अभी हमने हम्म। देखा है कि भारत में बिल्कुल ये आप कह सकते हैं असंतुलित नियम है अल्कोहल के लिए। आपने बताया हाँ। गोवा और कर्नाटक पड़ोसी हैं। एक में प्राइस हाँ। कुछ और दूसरे में प्राइस 3 गुना हो गया, हम्म। 4 गुना हो गया। 4% ज्यादा हो गया, हाँ, 4 गुना ज्यादा 4 हो गुना गया। ज़्यादा हो गया। स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पर माफिया जनरेट होंगे ही, और सबसे बड़ी बात है बैकडोर बिज़नेस जो होता है, वो तो चलेगा ही, धांधलेबाज़ी तो चलेगी ही। हमारे बिहार में या आप कहें कि गुजरात में अल्कोहल बंद है, लेकिन फिर भी हाँ। अल्कोहल बिक रहे हैं। पहले ये था हम्म। कि अल्कोहल खरीदने के लिए, हम बता रहे हैं बिहार और गुजरात के बारे में। गुजरात के बारे में उतना नहीं बता सकते हैं, लेकिन बिहार के बारे में बता सकता हूँ कि पहले होता था अल्कोहल खरीदने के लिए ग्राहक दुकान तक जाती थी। अब ऐसा हो गया है कि अल्कोहल खुद पीने वाले के पास जा रही है। खोज इस तरह चलती है गाँव में, नदी किनारे, दूर देहात में, खेत में, इस तरह का बिज़नेस चल रहा है आजकल। तो आपको नहीं लगता कि इसे जीएसटी में ही शामिल कर लिया जाए? आपका सुझाव अच्छा है, और इसका सारे एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हमारे स्टेट्स को जीएसटी के बाद काफी रेवेन्यू लॉस तो नहीं हुआ है, पर हाँ ये है कि इनके पास कोई ऐसा कोई टैक्स है नहीं जिससे ये तुरंत अपनी कॉफर भर सके पैसे रेवेन्यू का। क्योंकि अगर आप जैसे पॉलिसी कोई लाओगे कि कॉर्पोरेट कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लाके लगाए, जैसे टाटा नैनो का ही देख लीजिए, अगर जैसे गुजरात में आया था, तो उसको उसका जो जेस्टेशन पीरियड होता है वो थोड़ा टाइम लगता है, कम से कम 1-2 साल 3 साल आपको टाइम लगेगा आपको जनरेट करने में। पर
अल्कोहल पे ऐसा नहीं है, अल्कोहल पे आपको तुरंत रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। हाँ, ये बात आपकी सही है कि अगर इसको जीएसटी में अंडर ला दें, तो जैसे वन नेशन वन टैक्स वाला जो जीएसटी का मूल मंत्र। हाँ, स्कीम है, तो इस पे ये रहेगा कि कोई भी स्टेट कोई भी अनड्यू बेनिफिट नहीं ले सकता। जैसे अभी गोवा और कर्नाटक का ही एक है कि जो चीज़ गोवा में मिलती है, वो यहाँ पे कर्नाटक में लगभग 5 गुना उसका प्राइस ज़्यादा देना पड़ता है। पर हाँ, जीएसटी के अंदर आएगा तो 27%। हाँ, पर मेरी एक बात ये भी है कि जैसे अल्कोहल ना एक सिन गुड है और सिन गुड पे लगना चाहिए। जीएसटी में ना 27% का अभी टैक्स लगता है, जो हाईएस्ट स्लैब है जीएसटी में। पर क्योंकि अल्कोहल एक सिन गुड है, तो इस पे थोड़ा टैक्स और लगना चाहिए, क्योंकि ये डिटर करना चाहिए लोगों को कि अल्कोहल ना पीना, क्योंकि अल्कोहल से कई डिजीज आती है, क्योंकि कैंसर जैसे बीमारियां होती है और लीवर खराब होता है। दूसरा ये है कि उसके वजह से जो घर की हमारे महिला हैं, जो 50% ऑफ द पॉपुलेशन है, उनके ऊपर भी इसका इफेक्ट आता है। तो अगर जैसे इसको इस पे टैक्स लगेगा तो ये थोड़ा डिटर करेगा लोगों को, पर अभी तक एक्चुअली डिटर का डिटर का अब देखिए बताता हूँ, जहाँ तक मुझे समझ में आई, कोविड के समय पूरी दुनिया महामारी से जूझ रही। शराब, अल्कोहल पीने से कैंसर रोग होता है, 2 चीज़। दिल्ली सरकार एक नई नियम लाती है, जिसमें बताती है कि हम आपको बिल्कुल एसी की तरह सुविधा देंगे। आप यहाँ दुकान पर आओ, बड़ा एरिया सा फैला हुआ एरिया है, आप दारू पियो, बैठ के पियो, आराम से पियो सोफा पे, ठीक है। अब क्या होता है कि जो ठेला खींचता है मान लीजिए, वो आता है एसी की हवा खाने के लिए, शराब की दुकान में जाता है, ठीक है। प्राइस में कोई चेंज तो हुआ नहीं, 5-10 रुपए आगे पीछे हुआ है, आराम से बैठ के पीता है और उसका प्रचार भी उसे हर जगह मिल रहा है, बड़े-बड़े होर्डिंग्स पे मिल रहे हैं कि आइए पीजिए। सर आपने बोला कि हाँ, सीन बिजनेस तो है ही है, तो सीन बिजनेस में टैक्स होना चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें एक और नया स्लैब बना देना चाहिए। एक पॉइंट आपका वैलिड है यहाँ पर कि जब भी इमीडिएटली किसी भी स्टेट के लिए रुपये की जरूरत हो जाएगी, और जानते हैं कि फाइनेंस कमीशन के बाद जो रुपया मिलता है वो आने में समय लगता है, ठीक है। तो इमीडिएटली किसी स्टेटों के डेली, वहां का भी तो डेली खर्चा कुछ ना कुछ होता ही रहता है हर जगह, हर राज्य के लिए। तो हाँ, ये हो सकता है कि इमीडिएट यदि रुपये की जरूरत है तो कोई तो मीन्स होनी चाहिए, और वो अल्कोहल प्रोडक्ट देता है, बिल्कुल देता है। अभी देखिए दिल्ली गवर्नमेंट का ये लगभग 1/5 मतलब 20% ऑफ द रेवेन्यू सिर्फ अल्कोहल से आता है। सोचिए 100 रुपए अगर कमा रही है दिल्ली गवर्नमेंट, तो उसमें से 20 रुपए सिर्फ अल्कोहल से आता है। और बाकी तो 80 इतना बड़ा, बाकी 80 बाकी और जगह से आता है, पर फिर भी 100 मतलब एक अकेला टैक्स अल्कोहल पर इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर रही है, तो कोई गवर्नमेंट क्यों जाने देगी। पर इसको धीरे धीरे गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे सेस और सरचार्ज पे सेंट्रल गवर्नमेंट पूल्स शेयर नहीं करती। स्टेटों को लगता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, तो हमारे पास भी तो एक कुछ होना चाहिए जिसपे हम टैक्स कलेक्ट कर सकें। कलेक्ट करना ना, बिल्कुल जायज है, सही है। आपने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन, बहुत अधिक जानकारी हम लोगों को शेयर किया, तो हमारी तरफ से आपको धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम आपके साथ कुछ अच्छे-अच्छे विषयों पर, क्योंकि हमारे देश में बहुत अच्छे-अच्छे विषय हैं, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी मुझे मालूम है कि आप बहुत अच्छा जानकारी हमें शेयर करेंगे। दूसरी बात, अभी कल परसों पतंजलि केस में जो आया जजमेंट, वो भी एक अच्छा केस है। तो इस तरह के केस इंडिया में चलते रहते हैं, और मुझे मालूम है, और मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में इन सभी विषयों पर आप हमें, हमारे दर्शकों को अपनी समझ को हम लोग तक पहुँचाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप आगे भी हमसे मिलते रहेंगे हमारे इस शो में। हाँ। धन्यवाद।